कैसे हो आप लोग? देखो, आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास है वो काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी। एक्चुअली क्या था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अब कंटिन्यूसली डेली के डेली आप लोगों को क्लास प्रिपेयर हो जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि डेली के डेली आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। बट इससे पहले हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो स्टडी का स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा। भाई एक्चुअली क्या है कि वन डे आप लोगों को कंटेंट जो है, मैं जो भी आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा उस कंटेंट से रिलेटेड आपको एक मस्त वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड उस वीडियो में जो भी आप जब उस वीडियो को देखोगे और वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको डाउट्स लगते हैं उस डाउट्स को आप या तो मेरे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज करके कि सर मुझे ये चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, तो उसके बाद या फिर आप मुझे कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जैसी भी सिचुएशन होगी मैं उस हिसाब से आप लोगों का कॉल अटेंड करूंगा और अटेंड करके आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपके दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल देनी है कि हम लोग कोरोना की वजह से प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे। आप लोगों की स्टडी जैसे स्कूल में होती है वैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास में भी होगी, यानी वैसा का वैसा ही एनवायरनमेंट आपको जैसा स्कूल में मिलता है वैसा का वैसा प्रिपेयर करवाने की मैं 100% कोशिश करूंगा और हमारे स्कूल वाले कोशिश करेंगे, इसलिए डरने का नहीं है और स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। अब जितनी भी चीजें ये सारी हम लोगों ने बात करी, ठीक है। इससे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि देखो, आप लोगों को हमारी सिटी की पता है ही सही कि अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा है। तो इस इन्फेक्शन को फैलने के लिए मतलब ये जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है इसकी वजह से आप लोग बिल्कुल नहीं डरे। आपके स्कूल कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है हो जाए। बट आप लोग इतना सा प्रिपेयर हो जाए कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है और हमें ऑनलाइन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, यानी आप लोग आराम से बेड पर सोते सोते एसी चला के कूलर के सामने बैठ के मस्त होके पढ़ाई कर सकते हो। कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब चाहे जब पढ़ाई कर सकते हो, जिस टाइम चाहे जिस टाइम पढ़ाई कर सकते हो, तो इसलिए आपको इस चीज से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं हमारी स्टडी के। अब देखो, आपकी जो बुक है उस बुक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपकी जो एग्जामिनर्स जो हैं उन्होंने भी जो पोर्शन है उस पोर्शन को 2 पार्ट्स में सेपरेट करके दिया है। भाई एक तो बॉटनी वाला पोर्शन और एक जूलॉजी वाला पोर्शन। तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया। भाई एक्चुअली क्या है कि जो बॉटनी वाला जो पोर्शन होता है उस बॉटनी वाले पोर्शन में एक्सप्लेनेशन जो होता है बहुत कम होता है और डायरेक्ट रीडिंग मारना होता है। एक्सप्लेनेशन भी वाले टॉपिक्स भी हैं, पर मेरा जो सबसे ज़्यादा कमांड मतलब जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दे पाऊँ, तो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है वो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, क्योंकि जूलॉजी वाले पोर्शन में आप लोगों को मजे आएंगे और घर पे बैठे बैठे ऐसी ऐसी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी, प्रोवाइड होगी, जो आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा। और जो भी माइंड में आपके डाउट्स चलते रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आपके दिमाग में कुछ भी चले, आप लोग मुझे मैसेज करें, कॉल करें और पूछें बिंदास, कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे स्टडी लेवल पे। तो मैं स्टडी मटेरियल में जूलॉजी आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। अब जूलॉजी जो स्टार्ट है आपके वो 20 यानी 20 चैप्टर के बाद 21 चैप्टर से स्टार्ट है। 21 जो चैप्टर है आपका वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी ह्यूमन का इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके जूलॉजी वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा जो लेसन है, चैप्टर्स जो हैं वो हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी उसके साथ ही है। देखो, एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे आप लोगों को और बिंदास होके मस्त होके पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, मज़े आएंगे आप लोगों को पढ़ने में। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि मैं जूलॉजी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जूलॉजी में 21 चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 21 चैप्टर जो है वो लिंक्ड नहीं है, यानी किसी भी सिस्टम से लिंक्ड नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले कंटेंट वो मिले जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ताकि आप लोग जब उसको कभी भी पढ़ें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 22 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 22 आज से स्टार्ट करते हैं और इसका वीडियो आज आप लोगों के लिए मिल जाएगा और कल इसका कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना आप लोगों से हो जाए उतना पढ़ेंगे। फिर आप ही कमेंट करके बताएं सर और ज़्यादा थोड़ा सा
लेक्चर को बढ़ा दिया जाए, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों का लेक्चर बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा सा कम कंटेंट लेकर ही हम लोग चलते हैं। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 22, और चैप्टर नंबर 22 है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं भाई। हमारा जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती डाइजेशन क्या है भाई। व्हाट इज द डाइजेशन? तो डाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम की डेफिनेशन जो होती है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन निकालें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉलर फूड मटेरियल। सबसे सिंपल डेफिनेशन देखो, दोबारा समझो भाई। तीन चीजें हमें इस डेफिनेशन में याद रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डेफिनेशन लिखी तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। तो डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी वो हमारे सामने क्या होगी? तो सबसे पहली चीज जो होती है, वो पहला वर्ड जो आपको याद रखना है, ब्रेकिंग डाउन। दूसरा जो वर्ड आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। और तीसरा वर्ड आपको याद रखना है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। और फोर्थ वर्ड आपको याद रखना है, स्मॉलर फूड सबस्टेंस। ठीक है, अब इससे बहुत अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉलर फूड सबस्टेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, या फिर और सिंपल की जाए तो सबसे सिंपल डेफिनेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस इनटू स्मॉलर फूड सबस्टेंस। ठीक है, अब यह तो हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं भाई फूड। भाई डाइजेशन किसका होगा? फूड का होगा। तो फूड क्या है? यानी फूड की बात करें तो फूड ऐसा नहीं कि आप बोल दो जैसे फूड क्या है तो फूड क्या है। जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट, जैसे मान लो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और आपसे किसी ने पूछ लिया फूड क्या है, व्हाट इज द फूड, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे फूड की? रोटी सब्जी, ये ऐसा नहीं। देखो, फूड का मतलब यह है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें वे सभी न्यूट्रिशन एलिमेंट यानी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो कंप्लीटली कंटेन हो, यानी उसमें सारे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हो जो हमारी बॉडी के लिए प्रोवाइडेड होते हैं या बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। अब वो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब कंप्लीटली कंटेन हो, कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो, वही क्या है? फूड। तो ये सबसे अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन। अब फूड के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक चीज और आती है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल और स्मॉलर फूड सबस्टेंस क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि बड़ा सा पत्थर है, उसको हथौड़ी छेने से ठोक के हमने छोटा कर दिया। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन भी इसी तरह से वर्क करता है। जैसे कैसे? देखो, खाना है, खाने को खाया तो जब हम च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं तो च्यूइंग करने पर फूड जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद फिर अंदर इंजेक्ट होता है, तो हमारे इसोफेगस से, फेरिंक्स से होते हुए स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के ऐसे हो गया, किसी बड़ा से पत्थर को पहले छोटे पत्थरों में तोड़ा, छोटे पत्थर को और छोटे पत्थरों में तोड़ दिया, जैसे गिट्टी जो होती है, और उसको बिल्कुल पाउडर बना दिया। तो यही बॉडी के अंदर हमारे होता है। तो डाइजेशन का मतलब सीधा साधा ये है कि जो फूड मटेरियल जो होता है, उस फूड मटेरियल से जो हमारे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको निकालना, और हमारे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स को निकाल के हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें एंटर करवाना, और उस बॉडी के फ्लो से हमारे सेल्स में प्रोवाइड करवाना। तो मेन डाइजेशन इसीलिए तो आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ। देखो, यूजुअली क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी की सबसे मेन स्पेशलिटी ये होती है कि सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा जाता है। डाइजेशन से रिलेटेड होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम आ जाएगा,
जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा। इस तरीके से बॉडी के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी थोड़ी बहुत नॉलेज ली होगी, बट अब यहाँ पर आपको डिटेल से बात करनी है। मजे आएंगे, मस्त होके पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां आपको डाउट लगे, मैंने आपको पहले बोल दिया, कॉल करिए, मैसेज करिए, आप लोगों को 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या हाथों हाथ उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब और चीजें देखो, ये तो हम लोगों ने बात करी फूड के बारे में और डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है उससे स्मॉलर फूड सब्सटेंस कैसे निकलता है, उसकी बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है और स्मॉलर फूड सब्सटेंस क्या है। तो यूजुअली एसेंशियल न्यूट्रिशन की बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या क्या है। तो पहला तो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद फैट है हमारे पास, और फैट के बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये नेसेसरी या एसेंशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फूड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, कंटेन करता है फूड, ठीक है, कंज्यूम करता है फूड उसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किस किस में कन्वर्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जब कन्वर्ट होगा स्मॉलर फूड सब्सटेंस में, वो क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज हमारे पास आती है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा मोनोसेकेराइड में। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे स्मॉलर जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, गैलेक्टोज होगा, मैनोज होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, गैलेक्टोज होगा। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। ये तो पहला। दूसरी बात करते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन कन्वर्ट जो होगा वो होगा कन्वर्ट एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। इसी तरह से जैसे फैट की बात करते हैं, ये हो गया फैट। फैट जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब इसके भी न्यूमेरिक होते हैं, जैसे 3 मॉलिक्यूल तो फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलकर एक फैट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास 4th आता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में पहला एलिमेंट N2 बेस, उसके बाद फॉस्फेट और शुगर। आप लोगों ने 11th क्लास में डीएनए आरएनए के बारे में बात करी होगी। तो N2 बेसिस होते हैं, फॉस्फेट होते हैं एंड शुगर होते हैं। तो वो सारी बातें हमारे पास। तो ये तो है सब कॉम्प्लेक्स मटेरियल, और ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल किसमें चेंज होंगे, स्मॉलर फूड सब्सटेंस में, और यही हमारा डाइजेशन है। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर फूड सब्सटेंस में। ये सबसे सिंपल सी बात हो गई। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो डाइजेशन कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक तो इंट्रासेल्युलर और एक होगा एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन और सेल के बाहर होने वाला डाइजेशन। तो हम लोग बात कर लेते हैं किस में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट नहीं होता। देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। देखो टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करें तो पहला डाइजेशन हमारे सामने आता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब देखो इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करते हैं। इंट्रासेल्यूलर में तो सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन, ठीक है। अब जो मोनोसेल्यूलर जो एनिमल्स होते हैं, यानी जिनमें सिंगल सेल होती है, पूरी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है, उन सभी एनिमल्स में इंट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या होगा, सेल्स के बाहर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के बाहर होता है, यानी डाइजेशन जो होगा वो कहां पर होगा, स्टमक में, ठीक है। और स्टमक क्या है, एक तरह से ऑर्गन, सेल तो नहीं है, तो सेल से बना हुआ एक और ऑर्गन है।
तो उस ऑर्गन के अंदर हो रहा है, इन सेल के अंदर नहीं हो रहा। इस वजह से मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उन सब में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और जो मोनोसेलुलर जो होते हैं जैसे अमीबा, ठीक है। तो अमीबा में इन देखो डाइजेशन को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला पार्ट हमारे पास है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा पार्ट हमारे पास है एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे हमारी स्लाइवरी ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स हमें पांचों की पांचों एसोसिएट ग्लैंड्स में पढ़नी। पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनल। तो देखो एलिमेंट्री कैनल की बात करें, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो कंडीशन जब होती है तो एम्ब्रियो कंडीशन में जब जनरेशन कंप्लीट होती है, जनरेट होता है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो जब जनरेट कंप्लीट करता है उस कंडीशन में 3 फेज बनती है, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। तो गैस्टुला जो फेज होती है उस गैस्टुलेशन फेज में 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये तीनों लेयर्स जो होती हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो हम एम्ब्रियोलॉजी में ये सारी बातें करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो हर एक सिस्टम का ओरिजिन जो होता है वो अलग अलग मेम्ब्रेन से होता है। तो आपको 3 लेयर्स पक्का याद होनी चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका जो ओरिजिन जो होता है वो एक्टो एंडोडर्मल टाइप का होता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स एक्टोडर्म से बने होते हैं, कुछ पार्ट्स एंडोडर्म से बने होते हैं। अब उसके बाद बात करें, ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग के साथ साथ कॉइल्ड भी है, ठीक है। और इसके बाद बात करें, ये एक्सटेंडेड एक्सटेंडिंग टू माउथ एंड एनस, यानी माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है 4.5 मीटर, और जब डेथ हो जाती है किसी की तो डेथ होने के बाद ये रिफ्लेक्स हो जाती है, और रिफ्लेक्स होने के बाद ये 7 to 8 मीटर इसकी लेंथ हो जाती है। जब कौन सी कंडीशन में हो? जब ह्यूमन बॉडी डेड कंडीशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो सारी नॉर्मल बातें। अब कुछ और स्पेशल बात कर लेते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, अगर हम लोग बात करें तो जो हर्बीवर्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल कॉर्निवर्स से लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो सबसे सिंपल डेफिनेशन भाई होता क्या है कि जो कॉर्निवर्स यानी नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल इसलिए लंबी होती है कि डाइजेशन के लिए सेलुलोज का, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह यानी जो पार्टिकल्स जो होते हैं, प्लांट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, तो उनके डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सीकम वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हम में सीकम जो होता है एसेंशियल होता है। इस वजह से ही जो कॉर्निवर्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो छोटी होती है हर्बीवर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहाँ पर कुछ मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इजेशन। तो इन सब मैकेनिज्म का ये पैलेस होता है, और ये सारी मैकेनिज्म जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो दिस इज द पैलेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम लोगों को बात करनी है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और उन तीनों पार्ट्स को डिवाइड करके हमें देखना है कि कौन कौन से पार्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, जो ओरिजिन होता है वो एक्टो एंडोडर्मल होता है। तो कौन कौन से पार्ट एक्टोडर्म से बने होते हैं, कौन कौन से पार्ट एंडोडर्म से बने होते हैं, तो उसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट से समझने
का ट्राई करते हैं। ठीक, देखो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करते हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट फोरगट, दूसरा मिडगट और थर्ड है हिंडगट। फोरगट जो वाला पार्ट है इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्म से। मिडगट वाले पार्ट का होता है एंडोडर्म से, और हिंडगट वाले पार्ट का होता है एक्टोडर्म। ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। एक चैप्टर आएगा आप लोगों के एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, वहां पर बॉडी के हर एक पार्ट्स का ओरिजिन पूछा जाता है। यानी एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम, जब आप नीट का एग्जाम, नीट की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑर्गन का ओरिजिन किस लेयर से होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि कौन सी लेयर से होता है। ठीक है, अब जैसे देखो बात करते हैं फोरगट वाला पार्ट। तो फोरगट वाले पार्ट में 2 पार्ट आते हैं, माउथ और दूसरा पार्ट आता है बकल कैविटी। ठीक है, मिडगट वाला जो पार्ट होता है उसमें जैसे माउथ के पास सेकंड पार्ट बकल कैविटी, थर्ड पार्ट आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फोर्थ पार्ट आएगा इसोफेगस। इसोफेगस के बाद अगला पार्ट आता है स्टमक। अब देखो स्टमक जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, 6 नंबर का जो पार्ट है स्टमक के बाद जो अगला पार्ट आता है हमारा वो आता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल में हमारे पास आता है 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, देखो इलियम की जो स्पेलिंग होती है उसमें ये वाला ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 2 बार आएगा आपकी इलियम। एक इलियम ये वाला आएगा, ये वाला जो इलियम होता है हमारी पेल्विक जो गर्डल होती है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, जो कूलों का स्केलेटन बनाती है। तो जो तशरीफ जिसे कहते हैं, तो तशरीफ में 3 बोन होती हैं। सबसे पहली बोन होती है इलियम, दूसरी होती है इस्चियम और तीसरी होती है प्यूबिक। तो इलियम बोन में आई आएगा, यानी ये तो है बोन और ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट। तो ई का मतलब एलिमेंट्री कैनाल याद रखना है, ये आपको जरूर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहला पार्ट सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, और हिंडगट वाले पार्ट में लास्ट वाला हमारे पास 7 नंबर का जो पार्ट आता है वो आता है एनस। तो ये पूरे पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। आपको ध्यान रखना है फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट कौन कौन से पार्ट किस किस डम से बने हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले। अब जैसे क्वेश्चन यूं आ जाता है कि स्टमक जो होता है वो कौन से डम से बना हुआ है, तो एंडोडर्म। यानी एम्ब्रियो की जो गेस्टुला जो फेज होती है, तो कौन से लेयर से इसका ओरिजिन होता है, तो एंडोडर्म। इसका एनस का एक्टोडर्म, यानी बाहर वाले पार्ट जो है वो तो है एक्टोडर्म, और इंटरनल पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल की, वो उनका ओरिजिन किससे हो रहा है, एंडोडर्म से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम से सारे पार्ट्स को नेमी कर देता हूँ और आप लोगों को उससे समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अब लोग हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं, ये मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट हमारा ये माउथ। माउथ आगे जाकर एंटर होता है बकल कैविटी। ठीक है, और बकल कैविटी आगे जाकर एंटर होगी फेरिंग्स। फेरिंग्स इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के बाद ये आ जाता है हमारे पास स्टमक।
ठीक है। अब जो स्टमक होता है इसके 3 पार्ट, पहला ऊपर अपर पार्ट जो है कार्डियक, मिडिल पार्ट फंडिक और ये पाइलोरिक। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारे पास आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। तो ये जो यू शेप है ये तो है ड्यूडेनम, ये है इलियम, सॉरी जेजुनम, और ये है इलियम। और उसके बाद बात करते हैं, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट सीकम, जो काफी ज्यादा छोटा होता है, एक्सेप्शन होता है सीकम। ये है कोलोन और ये वाला पार्ट है रेक्टम, और लास्ट में ये है एनस। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। अब हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करी थी, तो वो देखो, ये है लिवर, ये गॉल ब्लैडर, और उसके बाद इनसे दोनों से कॉमन डक्ट निकलती है जो पैनक्रियाज में सिस्टिक डक्ट में खुलती है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और उसके बाद ये है स्लाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड। 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड होती है, सबमैक्सिमल, सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो वो सारी बातें हम लोग जब पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड तब बात करेंगे। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम, इसके पोर्शन की हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।